अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने दुनिया में सरवाइव करना है, दुनिया में रहना है, तो हमें अपने अंदाज़ बदलने होंगे। हमें नेचर का, कुदरत का साथ देना होगा, वरना कुदरत हमें ख़त्म करने जा रही है। और इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमें अपने शहरों को कैसे मॉडिफाई करना होगा, मुस्तकबिल के शहर कैसे होंगे, उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा ताकि हम ज़्यादा देर तक दुनिया में आबाद रह सकें। तो सबसे पहले दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान से पहले दुनिया में बहुत से इकोसिस्टम्स मौजूद थे। अगर आप इकोसिस्टम के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि एक इकोसिस्टम के बारे में बताती है, जिसमें जानदार भी रहते हैं और बेजान चीज़ें भी हैं, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। यानी मैं जानदारों की बात कर रहा हूँ। इसमें बायोटिक और ए बायोटिक प्रोसेस दोनों चल रहे होते हैं। इस इकोसिस्टम के बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस इकोसिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी अगर ये डिस्टर्ब हो तो ये अपने आप को सेल्फ हील करता है, अपनी रिपेयर खुद करता है और अपने अंदर मौजूद जानदारों को वसाइल देता है, खुराक देता है, एनर्जी देता है, पानी देता है। तो पहले तो दुनिया इस तरीके से चल रही थी। मैं आपको मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम्स की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि सूरज भी इसका हिस्सा है, हवा भी इसका हिस्सा है, पानी भी इसका हिस्सा है, ज़मीन सॉइल भी इसका हिस्सा है और इसमें जानदार रहते थे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बायोटिक साइकिल दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ज़मीन से पौधा निकलता है बाहर और पौधे को एक खरगोश खाता है, उस खरगोश को एक शेर खाता है। खरगोश का वेस्ट और शेर का वेस्ट दोनों मिट्टी में चले जाते हैं, तो नेचर में चले जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। इसी तरीके से ये दोनों जब मरते हैं तो ये भी मिट्टी बन जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इनको डीकम्पोज करते हैं। तो इनमें ऑयल भी बनता है और मिट्टी भी बनती है और फिर उससे पौधा निकलता है। तो ये एक पूरा साइकिल है, आपने साइकिल याद रखना है, साइकिल पूरा होना चाहिए। तो अब कुदरत इस तरीके से चल रही थी, उसे कोई मसला ही नहीं था। फिर इसी सिस्टम में हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जिसमें हवा भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें टेम्परेचर भी है, जिसमें मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर भी है, हमारे पास सूरज की रोशनी भी है। तो ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर्स आ रहे थे। इस इकोसिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल्स भी चल रहे थे। मसलन जब हम सांस लेते हैं, जानदार सांस लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, दरख्त उनको लेते हैं और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ साथ जब दरख्त ख़त्म होते हैं या जानवर ख़त्म होते हैं तो दरख्तों के फॉसल से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल बनता है। उस ऑयल को इंसान बाहर निकालता है, क्योंकि अब इंसान आ चुका था और उसने कारखाने लगाए, गाड़ियाँ बनाई और ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी, उतने दरख्त हमने नहीं लगाए, हमने दरख्त काटे तो दरख्तों ने वो CO2 लेना कम कर दी, क्योंकि वो खुद ही कम थे। तो क्या हुआ, हमने पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर दिया। इंसानों ने आते ही पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर दिया, वरना कार्बन साइकिल बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। इसी तरीके से इकोसिस्टम में वाटर साइकिल भी होता है, जहाँ पर नहरों से, समंदरों से पानी आबी बुखारात बनकर ऊपर उड़ता है, बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो बारिश बरसाते हैं। तो इस तरीके से वाटर का एक साइकिल है जो कि इकोसिस्टम में चल रहा होता है और इस तरीके से हमें पानी मिल रहा होता है। सूरज हमें एनर्जी देता है, हर जानदार अपनी बसात के मुताबिक वो एनर्जी हासिल करता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है और इस तरीके से इकोसिस्टम्स चल रहे थे। ज़मीन पर भी इकोसिस्टम चल रहे थे और जानदार अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे थे और वो दोबारा नेचर में कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, कुदरत के साथ चल रहे थे। और इसी तरीके से समंदरों में भी इकोसिस्टम चल रहे थे और इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे। और अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब करने की कोशिश करती थी तो नेचर उसके साथ खुद ब खुद उसको हील कर लेती थी, उसको तंदुरुस्त कर लेती थी। लेकिन फिर आया इंसान। इंसान को 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत है। इंसान को एनर्जी की ज़रूरत है। आज आप सैटेलाइट के इमेजेस देखें तो आपको नज़र आएगा कि शहरों में एनर्जी किस तरीके से ज़ाया की जाती है जब हम सारी सारी रात लाइट्स जला कर रखते हैं।
इसी तरीके से आज अगर आप देखें तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम CO2, जब हम गैस को या फ्यूल को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसान को जब खाना चाहिए था तो उसने बहुत सी ज़मीन की काश्तकारी शुरू कर दी और शहरों के बाहर से खाना अंदर मंगवाना शुरू कर दिया, फूड और फ्रूट्स और सब्जियां आना शुरू हो गई। 70% पानी हम अपनी काश्तकारी को देते हैं, ज़ाया करते हैं। 70% पानी आज जिस तरीके से हम काश्तकारी करें उसमें ज़ाया कर रहे हैं। और कितनी ज़्यादा ज़मीन हमने ज़ाया करना शुरू कर दी, क्योंकि हम शहरों के अंदर काश्तकारी नहीं करना चाहते थे, तो हमने शहरों का इकोसिस्टम ही नहीं बनाया और उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब कई ऐसे वेस्ट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि नेचर के साथ जम नहीं हो सकते, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। फिर हमने पानी की ज़रूरत महसूस की तो हमने ज़मीन के अंदर से पानी निकालना शुरू कर दिया और पानी यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको ज़ाया करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़मीन के अंदर पानी दोबारा मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, पानी की जो ज़्यादती है उसको कम करने की कोशिश नहीं की। तो साइकिल नहीं बना हमारा, ना हमारा एनर्जी का साइकिल बना, ना हमारा फूड का साइकिल बना, ना हमारा पानी का साइकिल बना। और फिर जो हमने वेस्ट प्रोड्यूस किया, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये देख के मुझे और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारा वेस्ट इस तरीके से ज़मीन को बर्बाद कर रहा है, ज़मीन के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। तो हम खाना भी ज़ाया कर रहे हैं, एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं, पानी भी ज़ाया कर रहे हैं और ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बाकी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए ख़तरनाक है, पौधों के लिए ख़तरनाक है, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता है कि इस वेस्ट का क्या करना है। फिर हमने शहर बसा लिए। अब शहर तो ऐसे सिस्टम होने चाहिए थे जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन हमने शहरों में जहां आज हमारी 50% पॉपुलेशन है, आबादी है, और आज से 50 साल के बाद 70% लोग शहरों में बस रहे होंगे, वहाँ पर हमने टफ टाइल्स लगाना शुरू कर दी। तो जब हमने टफ टाइल्स लगाई तो हमने पौधे ख़त्म किए, हमने जानवर ख़त्म किए, हमने बड़ी बड़ी इमारत बनाई और किसी किस्म का पौधा नहीं था, परिंदे ख़त्म किए, तो हमने हर किस्म की बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ख़त्म करना शुरू कर दी। खाना बाहर से आ रहा था, खाना नहीं प्रोड्यूस किया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमने इकोसिस्टम तो बनाया, हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा तो बने, लेकिन उस इकोसिस्टम को हमने इनकम्प्लीट कर दिया, साइकिल पूरा नहीं किया। और साइकिल पूरा ना होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे शहर, साइंसदान ये कहते हैं, हमारे शहर बड़े बड़े पैरासाइट हैं जो कि दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पैरासाइट एक ऐसा प्लांट होता है जो कि दरख्त के साथ एक ऐसी बेल लगती है जो उस दरख्त को, जो कि उसका होस्ट होता है, उसकी सारी एनर्जी ले लेती है और आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त सूख के ख़त्म हो जाता है। और इन द एंड अगर पैरासाइट को कोई और होस्ट नहीं मिलता तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम ज़मीन के ऊपर एक पैरासाइट है, हम ज़मीन की सारी एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमने ये एनर्जी किस तरीके से कंज़र्व करनी है ताकि हम ज़्यादा अरसे तक इससे फ़ायदा उठा सकें। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। तो अब हमने अपने शहरों को बदलना है और इको सिटीज़ बनाने हैं। इको सिटीज़ बनाने का मतलब ये है कि सब लोगों को एक ख़ास मिकदार का पानी, एनर्जी और फूड मुयस्सर भी हो, और वो इस तरीके से मुयस्सर हो जिससे ज़मीन का इकोसिस्टम तबाह ना हो, बल्कि उसको रिपेयर किया जा सके। तो फ़िलहाल हमारा जो मॉडल है वो शहर एक डब्बा है और उस डब्बे में ब्लैक बॉक्स समझ लें, ब्राउन बॉक्स समझ लें, हम वाटर भी ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी ला रहे हैं, हम एनर्जी ला रहे हैं और इंसान उसके अंदर बैठे हैं और उससे वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक इकोसिस्टम नहीं है, इसका वेस्ट हमें नहीं पता इसको कैसे रिसाइकल करना है, और हम जो रिसोर्सेज हैं उनका बेइंतहा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम अपना पानी खुद प्रोड्यूस करें, शहर के अंदर हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करें, हम अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करें, कम से कम प्रोड्यूस करें, वसाइल कम से कम यूज़ करें और फिर उसका वेस्ट रिसाइकल कर सके। तो वेस्ट ऐसा होना चाहिए जो रिसाइकल हो सके, ताकि रिसाइकल होता जाएगा तो हमें ये डर नहीं होगा कि हमारे रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इन 3 इक़दार की, 3 फैक्टर्स की जो मैंने बात किया उसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर पानी नहीं है, बारिश नहीं होती, पानी बिल्कुल नहीं है पीने के लिए। वो अपने गवर्नर के पास गए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें पानी दीजिए। तो आर्नल्ड ने कहा अपना पानी खुद बनाओ, और आज उन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट उससे पानी बना रहे हैं, उसको साफ़ करके, गोया कि अभी हम
सोशली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से सब्जियां लगाएं या फल लगाएं, लेकिन जहां पर पानी है ही नहीं वहां पर ये काम करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो जो उनका यूरिन है, जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्लीन करके वो पानी बनाते हैं, बिल्कुल क्लीन पानी बनाते हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, और फिर अपनी फसलों को और अपनी खेतों को खुद वो पानी देते हैं। पीने के लिए अमूमन वो दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ बारिश होती है वहाँ पर तो ये मसला नहीं, लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर इस किस्म का इकोसिस्टम हमें लाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें बायोमास का पता है, तो हम जितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जापान उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी के ज़रिए एक तो वेस्ट ख़त्म हो जाता है और दूसरा वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करता है। तीसरी चीज़ है फूड, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वर्टिकल फार्मिंग की तरफ, और आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे फ्यूचर के शहर ग्रीन होंगे, सरसब्ज होंगे। वहाँ पर आपको फार्मिंग नज़र आएगी। फार्मिंग शहरों के बाहर नहीं होगी, शहरों के अंदर होगी, और उसमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा। आज जिस हाल में हम पहुँचे हैं, हम पैरासाइट बने हैं, हम इको फ्रेंडली नहीं रहे, उसकी वजह भी टेक्नोलॉजी है जिसका गलत यूज़ किया है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ दिखा रहा हूँ जिन पर मैं वीडियोस बनाऊँगा, और इन वीडियोस के ज़रिए हम शहरों के अंदर रहकर कम से कम वसाइल में अपना खाना प्रोड्यूस कर सकेंगे। मसलन वर्टिकल फार्मिंग की अगर बात करें तो आप इंडोर 1 एकड़ पर इमारत बनाकर उसकी अगर 10 मंजिलें बना देते हैं तो आप 10 एकड़ की यील्ड ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ले सकेंगे जब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 एकड़ की एरिया पर आप 10 एकड़ की यील्ड ले सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग से। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस फार्मिंग में। इस किस्म के फार्म्स मुख्तलिफ जगह पर अब आहिस्ता आहिस्ता लगेंगे। अभी इनके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, इन पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैं आपको यहाँ पर एरिज़ोना का एक फार्म दिखा रहा हूँ। ये वर्टिकल फार्म नहीं है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल फार्म है, और इस फार्म से जो पानी की वेस्टेज है वो 70% कम की है, यानी 70% कम पानी इस्तेमाल होता है। पानी इस्तेमाल होता है, वापस आता है, साफ़ होता है, फिर इस्तेमाल होता है, वापस आता है। तो सिर्फ उतना पानी चाहिए इनको जितना कि पौधों की जड़ों को चाहिए। ज़मीन में जो जज्ब होता है पानी वो यहाँ पर आता ही नहीं है, वो प्रोसेस होता ही नहीं है कि यहाँ पर सॉइल मौजूद है और उसमें पानी ज़ाया हो रहा हो, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आप इनकी अगर लिस्ट देखें, शॉपिंग कार्ट देखें, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हर किस्म की सब्ज़ी लगाई जा रही है और हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरीके से ये बनाई जा रही है। तो फ्यूचर हमारे शहरों का ये है कि यहाँ पर फार्म्स होंगे, हम अपनी सब्ज़ियाँ, अपनी फसलें खुद उगाएंगे और वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जाएंगे। स्पेशली वो सब्ज़ियाँ जो फूड हैं उनको हम शहरों के अंदर उगाएंगे, और इस तरीके से हम अपने शहरों को इको फ्रेंडली बनाएंगे। अगर हम अपने शहरों को इको फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, उनको पैरासाइट्स रखेंगे, तो याद रखिए कि वो शहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे और उनकी जगह नए शहर ऐसे बसेंगे जो कि इको फ्रेंडली होंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।